पिछले वीडियो में हमने आदिमानव काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम विभिन्न राजवंशों के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, इन सभी वंशों के बारे में भी हम इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो बच्चों, सबसे पहले जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था तो वहां से, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है और धीरे धीरे लोग एक जगह से दूसरी जगह डिक्लाइन होने लगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ठीक है, तो कुछ कबीले स्थायी रूप से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के रहने लगे। ठीक है बच्चों, शब्द निकला है महाजनपद। महाजनपद का मतलब होता है कि महान जन माने लोग और पद मीन्स पैर। महान लोगों के जो पैर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने अपनी एक स्थायी निवास बनाने के लिए उस जगह पर रहने लगे। ठीक है, तो जनपद का अर्थ जानते हो, जहाँ पर एक सोसाइटी रहती हो, एक लोगों का समाज रहता हो और वहां का कोई एक लीडर हो जो नेतृत्व कर रहा हो। ठीक है, भारत के 16 जगहों पर कुछ बड़े बड़े कबीले जिन्हें राजा कहा गया, वह जाकर के वहां पर रहने लगे। यह 600 BC की बात है। बच्चों, भारत में 16 महाजनपद थे पहले। जैसे कि आज भारत में 28 राज्य हैं और उसका कोई लीडर है, जैसे कि प्रधान मुखिया है, राज्य का मुखिया है, जैसे कि मुख्यमंत्री। ठीक है, इसी प्रकार जो 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, वही चलाता था साम्राज्य को। तो महाजनपद थे बच्चों। पहला महाजनपद है मगध, अंग, काशी, कौशल, बज्जी, अवंती, वत्स, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, गांधार, सुरसेन, पंचाल, मल्ल और अस्मक। यह 16 महाजनपद थे। ठीक है, जो अभी भी हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन अभी भी यही महाजनपदों का विस्तार हुआ है। जो मगध महाजनपद था वो बिहार के पटना और गया वाला क्षेत्र है। ठीक है, और इसकी राजधानी पहले राजगीर थी। ठीक है, आगे चल करके इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई। अंग है, यह बिहार में है, जो कि पहले भागलपुर जिला पड़ता था वहां पर। ठीक है, अभी वर्तमान बिहार में है। काशी है, अंग है, अंग बिहार के भागलपुर क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर अंग महाजनपद था। काशी उत्तर प्रदेश के बनारस के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, कौशल है, जो कि यूपी में अयोध्या और फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बज्जी महाजनपद, जो कि बिहार में दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, अवंती महाजनपद उज्जैन, ठीक है, के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, और उत्तरी अवंती का जो क्षेत्र है उसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती के आसपास का क्षेत्र, उसकी राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, और अब है बस यूपी यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के जो आसपास का क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद का क्षेत्र था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। कुरु महाजनपद दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर के आसपास का क्षेत्र और इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, कंबोज वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, गांधार भी पाकिस्तान में है, जो रावलपिंडी है उसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। सुरसेन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, पंचाल है, यूपी के बरेली के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी कांपल्य थी। मल्ल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, और अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत की तरफ था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी पोटली थी। ठीक है, तो ये महाजनपद थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ। तो जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं वो आपस में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर रहने लगे स्थायी रूप से। ठीक है, और धीरे धीरे शहरों का यानी कि शहरीकरण का उदय यहीं से प्रारंभ हुआ। और महाजनपद लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक दो प्रकार की
शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर चलती थी। ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर वैदिक काल के बाद लोग अपनी जगहों को छोड़ करके अन्य जगहों पर जाकर के रहने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे वह शक्तिशाली शासक बन गए। ठीक है, और ये किस तरह से रहने लगे? क्योंकि यहाँ पर की जो मिट्टी है वो उपजाऊ जमीन, अच्छी वर्षा, नदियां, ऐसे क्षेत्रों में ये जाकर के रहने लगे ताकि उनको पर्याप्त पानी, पर्याप्त खेती, ठीक है, आदि की सुविधा मिल सके और अच्छी व्यापार की सुविधा भी प्राप्त हो सके। ठीक है, स्थायी निवास धीरे धीरे उन्होंने कर लिया। कबीलों ने समूह बनाना प्रारंभ किया और वहीं जाकर के रहने लगे। क्षेत्रों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे राष्ट्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कुछ साम्राज्य धीरे धीरे बड़े होते गए और महाजनपद का रूप उन्होंने ले लिया। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों की विशेषताएं क्या है? उन्होंने किलों का निर्माण करवाया। तो इसी समय में किलों का निर्माण हुआ, किलों का निर्माण करवाया। और किलों का निर्माण करवाते थे किस लिए? आक्रमणों से रक्षा के लिए। माने 16 महाजनपद थे तो अन्य राजा का किसी अन्य राजा से आक्रमण भी हुआ करता था। ठीक है, वो अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, दूसरा अपने राज्य में किसी अन्य राज्य को या अन्य महाजनपद को मिलाना चाहता था। तो इस तरह से आपसी संघर्ष उन महाजनपदों के बीच में होते रहते थे। ठीक है, तो अपनी शान शौकत दिखाने के लिए भी उन किलों का भव्य निर्माण करवाते थे। ठीक है, और महाजनपदों का आपसी संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता गया और उनमें से 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद में करके आया। मतलब सभी महाजनपद धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए, पतन हुआ और मगध महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद बनकर के रह गया। ठीक है, बन गया। मगध साम्राज्य के उदय के कारण एक तो थी भौगोलिक अवस्थिति का पूरा फायदा। मतलब वहां की भौगोलिक स्थिति काफी बेहतर थी। गंगा यमुना का क्षेत्र था। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी थी। ठीक है, और समृद्ध लोहे की खानें भी वहां पर मिली हुई हैं। अधिक मजबूत हथियार आदि बनाने में उनको वहां पर सुविधा मिली, चीजें उनको प्राप्त हुई। गंगा का मैदान था, अधिक उपजाऊपन जमीन थी, अधिक मात्रा में उन्होंने सेना का निर्माण किया और वहां पर अत्यधिक जंगल थे जिससे कि उन्हें लकड़ी, हथियार बनाने के लिए अन्य चीजों का प्रयोग उन्होंने वहां से किया। हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया और इस मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी और पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और राजगृह से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। तो जो राजगृह था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र सोन एवं गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको पाटलिपुत्र कहा गया क्योंकि वो पाटलिपुत्र गंगा और यमुना के आसपास का क्षेत्र ही था। तो वहां से उनको फायदा मिला, जल का, व्यापार में बढ़ोतरी हुई, नए नए शहरों का निर्माण हुआ, धातु संपत्ति में वृद्धि हुई, कर प्राप्ति में यानी कर लेने के लिए उन्होंने बढ़ोतरी कीमतों में कर दी। ठीक है, अधिक मजबूती राज्य जो थे वो थे अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, मगध जिसकी राजधानी राजगीर थी, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, बस्त जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, बज्जी जिसकी राजधानी मिथिला थी। ठीक है, कौशल श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी, अवंती की राजधानी उज्जैन, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कंबोज की राजधानी हाटक, सुरसैन की राजधानी मथुरा, ठीक है, असमक की राजधानी पोतली, गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, इस तरह से ये राजधानियां महाजनपद काल में रही। ठीक है, अब बच्चों सभी महाजनपद धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए, राजवंश अच्छे से नहीं चला, राजाओं ने अच्छे से शासन नहीं किया, मगध महाजनपद उभर के आया। ठीक है, तो विभिन्न राजवंश मगध साम्राज्य में हुए। सबसे पहले राजवंश था हर्यक वंश, उसके बाद था सुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश। ठीक है, इस तरह से मगध साम्राज्य में ये कुछ वंश थे जिन्होंने शासन किया। तो सबसे पहले है हर्यक वंश जिन्होंने 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, इसका संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आया। ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र उदयन आया। तो बिंबिसार था जो प्रथम शक्तिशाली शासक और हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, इसने राजगृह को राजधानी बनाई। मगध की राजधानी राजगृह थी वो बिंबिसार ने ही बनाई। ठीक है, और बिंबिसार का जो राजवैद्य था वो जीवक था। ठीक है,
और जो बिंबिसार था वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे, ठीक है। और बिंबिसार के बाद आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता को मार करके गद्दी पर, यानी कि उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। साम्राज्य विस्तार पर वह अधिक जोर देता है कि हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, ठीक है। और गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्ति भी इसी के समय में हुआ, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी उसका आयोजन राजगृह में हुआ था। उसके बाद आता है उदयन। उदयन यह नई राजधानी पाटलिपुत्र बना देता है, मतलब राजगृह तो थी, मगध की एक नई राजधानी पाटलिपुत्र को बना देता है, ठीक है। यह भी क्या करता है, अपने पिता यानी कि अपने पिता किसको, अजातशत्रु को हरा करके यानी कि मार करके, हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है उदयन, ठीक है। नागदशक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। नागदशक के सेनापति ने, जिसका नाम था शिशुनाग, शिशुनाग ने नागदशक को छल से हत्या करके वही गद्दी पर बैठ जाता है और यहां से शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। शिशुनाग वंश में पहला शासक शिशुनाग, दूसरा कालाशोक, ठीक है। अब शिशुनाग ने अवंती व वत्स को मगध साम्राज्य में मिला लिया और इसने वैशाली को दूसरी राजधानी बना दिया। मतलब पहले पाटलिपुत्र तो थी ही, लेकिन इसने दूसरी राजधानी को बना दिया, किसने, शिशुनाग ने। अब उसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई, कहां पर, वैशाली में, ठीक है। वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति यहां पर हुई, ठीक है। अब उसके बाद आता है नंदवंश, ठीक है। महापद्म नंद इसके शासक थे, इसके संस्थापक थे। महापद्म नंद के बाद आता है घनानंद, ठीक है। तो महापद्म नंद जिसे एकराट, एक छत्र आदि की उपाधि प्राप्त हुई। पहला गैर क्षत्रिय शासक था यह, और इसके अन्य नाम सर्व क्षत्रांत, माने सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है। उसके बाद घनानंद आता है। घनानंद के समय में सिकंदर का आक्रमण भारत में होता है। इसने अधिक कर आरोपित कर दिए, ज्यादा टैक्स लेने लगा, जनता परेशान हो गई। कौटिल्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त घनानंद की हत्या कर देता है, सभी सैनिकों को मारता है और यहां से फिर मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो बच्चों, मौर्य वंश की स्थापना से पहले कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी आए, ठीक है, दक्षिण उत्तर भारत में आए, जिसमें से सबसे पहला आक्रमण किया था साइरस ने किया था, ठीक है। साइरस ने आक्रमण किया था क्योंकि कोई भी ताकतवर शासक ऐसा नहीं था जो भारत की रक्षा कर सके, जो साम्राज्य को अच्छे से चला सके। तो इसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। साइरस 558 से 529 ईसा पूर्व में आया था, प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था, ईरान से आया था। उसके बाद दाइरस आया जिसने पंजाब और सिंधु नदी पर आक्रमण किया, ठीक है। और फिर सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आया था, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आक्रमण किया। यह मकदूनिया का शासक था, खैबर दर्रे से भारत में आया था और राजा पोरस के साथ इसका युद्ध होता है और राजा पोरस को यह युद्ध में हरा भी देता है। सिकंदर विश्व विजय का सपना देखता था। उसने भारत को जीतने का, भारत पर कब्जा करने का प्लान बनाया और वह और उसकी सेना भारत की ओर कूच करने लगी, लेकिन उसकी सेना थक गई थी और सिंधु नदी को पार करने से मना कर दिया। सैनिक को देख करके, सैनिक के आत्मविश्वास को जब डगमगाते हुए देखा उसने, तो उसका मन विचलित हो गया और वह चाह कर भी कुछ ना कर सका और सिकंदर भारत में आक्रमण नहीं कर सका, ठीक है। तो उसका मन तो था कि हम भारत पर आक्रमण करें, भारत को अपने कब्जे में लें, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने सिकंदर का साथ छोड़ दिया कि सैनिक थक चुके थे, इसलिए फिर सिकंदर भारत पर आक्रमण नहीं कर सका।